हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज से हम मैथ्स पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी के 3 लेक्चर किए थे, जिसमें हमने मैथ्स पेडागोजी को कंप्लीट किया था। आज से हम प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि कितनी भी आप थ्योरी क्यों ना पढ़ लीजिए, जब तक आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं आता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, वैसे तो मैथ्स पेडागोजी को समझने के लिए आपको मैथ्स समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि आपको मैथ्स समझ में नहीं आती या मैथ्स कम समझ में आती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? पहला है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। दूसरा है प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। तीसरा है चित्रांकन, पीछे से हल करना, रट लेना। और चौथा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। आप कोशिश करिए इसका आंसर गैस करने की। तब तक हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से, कंठस्थ करना। देखिए, जहाँ पर भी कंठस्थ करना आ जाए वो ऑप्शन अपने आप में ही नेगेटिव ऑप्शन होता है, तो हमें इसे तो लेना ही नहीं है। फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंठस्थ करना गलत है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। अनुमान लगाकर परीक्षण करना, ये हमारा सही होता है। मैथ्स में कई चीज़ों को हम अनुमान लगाकर हल करते हैं। चित्रांकन करना यानी कि ग्राफ आदि बनाना। दूसरा है प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड हम मैथ्स में अपनाते हैं। चित्रांकन करना वही ग्राफ वगैरह बनाना। कंठस्थ करना यहाँ पर भी आ गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। मैथ्स में याद करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, और वैसे भी NCF जो है रटने को मना करता है। अगला देखेंगे, चित्रांकन करना वही ग्राफ बनाना, पीछे से हल करना। कई बार क्वेश्चन को हम पीछे से हल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन को देखकर हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, तो ये क्या होता है हमारा पीछे से हल करना। रट लेना, रट लेना एक गलत वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा गलत होगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना। विवेचन करना क्या है? एक्सप्लेन करना। चर का प्रयोग करना, XYZ को हम वैल्यू के रूप में मान लेना, मतलब XYZ का प्रयोग हम मैथ्स में करते हैं, उसी को बोलते हैं चर का प्रयोग करना। प्रतिरूप देखना यानी कि पैटर्न देखकर क्वेश्चन को हल करना। ये तीनों ही मैथ्स को हल करने के लिए ज़रूरी कौशल होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एक्सप्लेन करना, चर का प्रयोग करना यानी कि XYZ का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, पैटर्न देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वैन हिले हमें किस चीज़ को सीखने के लिए स्तर प्रदान करते हैं, यानी कि वैन हिले ने मैथ्स में किस चीज़ को सीखने के लिए विभिन्न स्तर बताए हैं। देखिए, क्या भिन्न को सीखने के लिए इन्होंने थ्योरी दी है, अपनी संख्याओं को सीखने के लिए दी है, ज्यामिति चिंतन को सीखने के लिए दी है, या संख्याओं की संकल्पना को सीखने के लिए दी है। वैन हिले मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बताया है कि वैन हिले ने क्या दिया है? ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत दिया है, यानी कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का हमें क्या दिया है? सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल दिया है। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्र को निम्नलिखित कार्य देता है। कक्षा 4 का अध्यापक है, वो बच्चों को एक प्रोजेक्ट देता है। क्या प्रोजेक्ट देता है या एक कार्य देता है? 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यक्त कीजिए। 25 टाइलें टीचर ने बच्चों को दी, उनसे कहा कि जितने भी संभव आयत बन सकते हैं मतलब उन टाइलों से संभव आयत आप बनाइए। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? बताइए, ये कार्य से टीचर बच्चों को किस किस संकल्पनाओं को सिखा सकता है, किन किन संकल्पनाओं को टीचर बच्चों को बता सकता है? क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई तो सभी को पता ही होगा, ठीक है, गुणनखंड क्या होता है। पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जब किसी भी प्लेन आकृति की सरफेस की बात की जाए, किसी भी प्लेन आकृति की सरफेस की बात की जाए, ये सरफेस
ठीक है। तब हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई गुणा हमारा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आयतन क्या होता है, आयतन हमारा 3D शेप्स का होता है। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि एक बाल्टी है, उसमें कितना पानी भरा गया है, इस चीज़ को हम पता लगाना चाहें तो वही क्या होगा, उसकी कैपेसिटी होगी, यानी कि आयतन होगा। ठीक है, आयतन होगा। अगला है परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी प्लेन आकृति की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, किसी भी प्लेन आकृति की बाउंड्री की जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर क्या की जा रही है, परिमाप की बात की जा रही है। तो बताइए टाइलों के माध्यम से टीचर बच्चों को क्या समझाना चाहता है। 25 टाइलों से किस किस तरीके से आप आयत बना सकते हैं। देखिए, एक तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि 5 टाइलों को इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए, 1 2 3 4 5। 5 टाइल आपने इस लाइन में रखी, 5 टाइल इस लाइन में, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, यानी कि 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो 25 को हमने किस तरीके से लिख लिया, 5 गुणा 5, यानी कि 5 5 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। किसी भी संख्याओं को मतलब टुकड़ों में बांट देना क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। यहाँ पर 25 के हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर जो टीचर सिखाना चाह रहा है, देखो सरफेस की बात हो रही है तो क्षेत्रफल की बात बताना चाह रहा है, गुणनखंड की बात हो गई तो वहाँ पर गुणनखंड समझाना चाह रहा है। साथ ही साथ इसके परिमाप की भी यहाँ पर बात की जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक प्लेन सरफेस यहाँ पर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर टीचर किस चीज़ की बात, क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप की अवधारणा बच्चों को सिखाना चाह रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो इसको आप खुद से एक बार समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, समावेशित कक्षा में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें अभ्यास का अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षा अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। बताइए इसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। देखेंगे पहले, उन्हें अभ्यास का अतिरिक्त समय देकर। बच्चा अगर दृष्टिबाधित है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, जो चीज़ आप उसे समझाना चाह रहे हैं वो उसे क्लियर दिखाई नहीं दे रही, तो उसे अतिरिक्त समय देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कितना ही समय आप उसे क्यों ना दे दें, वो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्र के साथ बैठाकर, कोई बच्चा अगर डिसेबल है उसे आप उच्च उपलब्धि वाले छात्र के साथ बिठा देंगे तो क्या होगा, उसमें और कुंठा जन्म लेगी। क्यों, क्योंकि वो उसे लगेगा कि वो कर पा रहा है और मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखेंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। देखिए दृष्टिबाधित छात्र जो है वो एक स्पेशल नीड वाला छात्र है और उसके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड को यूज़ करना ज़रूरी होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। इसको हम राइट लगा लेंगे। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, अगर हम समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं तो किसी भी स्पेशल नीड वाले बच्चे को किसी स्पेशल टीचर के पास हमें नहीं भेजना। समावेशित कक्षा का मतलब ये है कि एक ही कक्षा में हर प्रकार के बच्चों को रखकर उन्हें पढ़ाना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है वो कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। अगर हम अपने मैथमेटिकल टीचिंग को प्रभावी बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं होगी, मतलब किस एक विधि को हम प्रयोग नहीं कर सकते। पहला है प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसका हमें बच्चों के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना ज़रूरी होता है। तो हमारा ये ऑप्शन तो सही होगा, हमें नहीं वाला चाहिए, गलत ऑप्शन यहाँ पर चाहिए।
तो ये तो सही होगा हमारा। हमारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों के अनुभव से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही जा रहा है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, देखिए ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चों को अलग अलग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चों को गुणा समझाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन समझाना चाह रहे हैं, हमने बताया बच्चों को 3 × 2, तो हम बच्चों को ऐसे भी बता सकते हैं कि हम अगर 3 को 2 बार इस तरीके से लिख देंगे तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। तो एक ही संकल्पना को समझाने के लिए हम कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारा सही है, हमें गलत वाला चाहिए। एक नई संकल्पना का प्रयोग करने के लिए नियम का कठोरता से पालन करना, नियम का कठोरता से पालन करना। जब बच्चा किसी नियम का कठोरता से पालन करेगा तो उसमें क्या होगा, सृजनात्मकता पनपेगी ही नहीं, वो अपनी नई विधियां बना ही नहीं पाएगा किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो हमारा ये ऑप्शन क्या जाना चाहिए, गलत जाना चाहिए। लेकिन हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे पहले। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर ध्यान केंद्रित करना, पर केंद्रित होना, ठीक है। त्रुटियों के प्रतिरूपों पर, यानी कि टीचर को चाहिए कि टीचर ध्यान केंद्रित करे किस पर, बच्चा किस प्रकार की गलती कर रहा है। जब टीचर इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा कि बच्चा किस प्रकार की गलती कर रहा है, तभी टीचर क्या होगा, उन्हें सॉर्ट आउट कर पाएगा, उन्हें बच्चे की उस समस्या को सॉल्व कर पाएगा। तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमें चाहिए था नहीं वाला ऑप्शन, नेगेटिव ऑप्शन। तो नेगेटिव ऑप्शन हमारा इसमें कौन जा रहा है, नंबर 3 वाला जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। दूसरा है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। देखिए उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, यहाँ पर कोई इन्होंने क्लियर चीज़ नहीं बताई कि उपयोगी क्षमता, तो हम हर सब्जेक्ट से हम बच्चों में उपयोगी क्षमता को विकसित करते हैं, लेकिन मैथ को पढ़ाने के लिए किस उपयोगी क्षमता की बात की गई है वो यहाँ पर हमें क्लियर नहीं किया। तो इस ऑप्शन के साथ हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन आगे के ऑप्शन हम देखेंगे। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये ऑप्शन हमारा सही जा सकता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। स्वतंत्र रूप से यहाँ 2 बार लिख गया, एक बार कट कर देते हैं, स्वतंत्र रूप से सृजन करना। देखिए केवल मैथ पढ़ाने का उद्देश्य केवल ज्यामिति सिखाना होगा, नहीं, मैथ पढ़ाने का उद्देश्य हमें मैथ के सभी रूपों से परिचित कराना होता है। तो यहाँ पर केवल ज्यामिति पे फोकस किया गया है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं, पहला और तीसरा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन छांटना है। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना या विद्यार्थियों की गणित प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चे को हमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, बच्चे को समझ में आ गया, क्या हमारा केवल इतना ही उद्देश्य है, नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों में गणितीय प्रतिभाएं विकसित हो जाए। तो हमारा दोनों में से जो सबसे सही आंसर जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है। तो हम इस ऑप्शन के साथ ना जाकर हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ क्वेश्चन 6 के आंसर के लिए जाएंगे। अगला जो मैंने यहाँ लिखा है वो एक नोट पॉइंट लिखा है। क्या नोट पॉइंट है कि विभिन्न संकल्पनाओं को पढ़ाने हेतु प्रयुक्त सामग्री, यानी कि डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए हम किस प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। देखिए संख्याओं का स्थानीय मान अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो है अबेकस, ठीक है। स्थानीय मान पढ़ाने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, अबेकस का प्रयोग करेंगे। दशमलव संख्याएं अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे सही जो मटेरियल है वो क्या है हमारे पास, ग्राफ पेपर होना चाहिए। तीसरा है भिन्न पढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, भिन्न पढ़ाने के लिए हम संख्या रेखा या फिर संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये चीज़ क्या होती हैं आगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। ज्यामितीय संकल्पनाएं किस चीज़ से हम पढ़ा सकते हैं, जियो बोर्ड से पढ़ा सकते हैं। कैसे, जियो बोर्ड होता क्या है इसको आप एक बार समझ लीजिए। देखिए एक इस प्रकार का बोर्ड होता है, इसमें इस टाइप से कीलें लगी होती हैं, कील्स
यहाँ पे नेल्स यानी कि कील लगी होती हैं। अगर हम बच्चे को ट्रायंगल बनाकर दिखाना चाहते हैं तो एक रबड़ होती है, उससे हम इसमें फिक्स कर देते हैं। जैसे एक सिरा उसका यहाँ फिक्स करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाकर दिखा देंगे। अगर हम बच्चे को रेक्टेंगल बनाकर दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम बनाकर दिखा देंगे। यानी कि ज्यामितीय संकल्पनाओं को सिखाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जियो बोर्ड हमारे पास होना चाहिए। बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा क्या होगा उसके लिए? जियो बोर्ड होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।